अच्छी रिसर्च होती है तो वो पॉलिसी मेकर्स के ध्यान में आती है और फिर जहां जहां जरूरत होती है वैसे चेंजेस करने में हम उसमें सहभागी हो सकते हैं। वही रिसर्चर का एक मूल काम है, समाज की समस्याओं का समाधान लाना। दैट इज द बेस ऑफ द रिसर्च। अगर हम समस्याओं का समाधान नहीं लाते तो हमारी रिसर्च का जितना भी धन है, शक्ति है, समय है, वो सब हम वेस्ट करते हैं, ऐसा माना जाएगा। तो आपने चालू करिए विमेन राइट्स। विमेन्स राइट्स हम कहिए तो શું કામ વિમેન ને જુદું રાખ્યું? વિમેન અને મેન કેમ હ્યુમન રાઇટ્સ ની વાત નથી કરતા અમે? કેમ ખાલી વિમેન રાઇટ્સ? એટલે વિમેન ક્યાં તો ઊંચી હોય ક્યાં નીચી હોય તો જ એને જુદું तरह से જોવાઈ શકાય। मतलब अगर कोई बराबर है, समकक्ष है, जैसे हम कहते हैं बाल अधिकार। बाल अधिकार में हम बाल कन्या अधिकार या बालक अधिकार नहीं कहते, बाल अधिकार कहते हैं। तो फिर क्या विषय है कि हमें स्त्रियों के लिए जो अधिकार हैं उनके लिए अलग से व्याख्या करनी पड़ती है। और इस पूरी परंपरा में जो हमारा देश है, भारत हमारा राष्ट्र है, उसके विषय में ये पूरे दुनिया से अलग हो जाता है। ये विषय इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि हमने सदियों पुरानी एक परंपरा जीवित रखी है। और ये सदियां जिसे हम कह रहे हैं वो कितनी सदियां होंगी? आप अरब कंट्रीज में जाइए तो 1500 हैं, यानी 1500 वर्ष हुए हैं। आप यूरोप में जाइए तो बहुत गिनेंगे तो भी 2000 साल हुए हैं। उससे पुरानी तो कोई संस्कृति ही जीवित नहीं है। लेकिन अभी हमने नर्मदा नदी की डेटिंग कराई है और नर्मदा नदी की डेटिंग आई है 35 करोड़ वर्ष। जहां करोड़ों वर्षों की सभ्यताएं हों, जहां जीवित सभ्यता लाखों वर्षों की हो, जहां मानवीय सभ्यता हजारों सदियों में फैली हुई हो, वहां कोई एक चरण नहीं चल सकता, वहां समानता नहीं होगी। वहां जरूर ही उस सभ्यता में चढ़ाव और उतार देखे गए होंगे। इसलिए अपनी सुविधा के लिए मैंने कुछ कालखंड में भारत की सभ्यता को बांटा है जो आज के विषय से सीधे संबंधित है। तो पहला होगा हमारा प्री हिस्टोरिक, जिसे हम प्री वैदिक काल बोलते हैं, वेदों से भी पुराना काल। उसमें बहुत सारे युग आ जाते हैं। जैसे शुरुआत का कुछ एक ऐसा युग है जो बिल्कुल पाषाण युग में चले जाते हैं, लौह युग में चले जाते हैं, जहां नगरीय सभ्यताएं नहीं थी, जहां कानून नहीं थे, जहां राजा नहीं थे, जहां शासन नहीं था। वो सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल अधिकारों की दृष्टि में था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अधिकार लेना जानता था। लेकिन साथ ही वो एक उच्च सभ्यता का काल नहीं था। धीरे धीरे वो उच्च सभ्यताओं के काल में आए तो हमने कहा वैदिक काल। और वैदिक काल एक ऐसा काल था जो सुसभ्य सुसंस्कृत संस्कृति हमें दिखती है, और उसमें काफी हद तक इक्वालिटी का एक पोर्शन दिखता है। એ વખતે નારી હોય કે પુરુષ હોય, બંનેનો પોતાનો યોગદાન ऑलमोस्ट एक समकक्ष स्थले હતો। ब्रह्मवादिनी दिखती हैं जिसमें कि वेदों में बहुत सारे सूक्त लिखे गए। स्वाध्यायोपना दिखते हैं जिन्होंने बहुत सारे वेदों की अपनी स्टडीज की हैं और फिर उनको समाज तक ले गए हैं। ऐसी बहुत से साइंटिस्ट दिखते हैं उस समय, राजा दिखते हैं, स्त्री राज्य दिखते हैं। ऐसी परंपराएं नजर आती हैं जो वैदिक काल के बहुत पुष्ट होने की व्याख्या करते हैं। बहुत स्वस्थ काल था। लेकिन उस समय जो एक तरह का जाति वर्ण सिस्टम था, उस वर्ण सिस्टम के सामने हमने फिर देखा बुद्धिस्ट काल आया, बौद्ध युग आया। वो बौद्ध युग एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां जाति और वर्ण का भेद नहीं होता। उसके साथ साथ हमने देखा जैन काल आया। वो जैन समाज भी लगभग उसी वर्ग विहीन परंपरा की बात करते हैं। लेकिन यहां तक भी नारी का स्थान गिरा नहीं है। किसी न किसी रूप में नारी समकक्ष चली है, स्त्री समकक्ष चली है, स्त्री का योगदान समकक्ष है। इसकी पुष्टि हम
दो तीन चीजों से कर सकते हैं, मैं डिटेल में बाद में आती हूँ, पहले काल वर्णन कर देती हूँ। फिर आता है मुगल काल, और मुगल काल सीधे सीधे बाबर वाला मुगल काल नहीं, ये जो पश्चिमी हिमालय से शक, हूण, यवन, गुलाम मुगल ये जो आए, ये भी उसी काल परंपरा का भाग रहे हैं। और फिर मुगल काल आते आते हमने देखा कि पूरे समाज में एक परिवर्तन जैसा होता है नारी की स्थिति को देखते हुए। और फिर आता है प्री इंडिपेंडेंस एरा, उसे हम ब्रिटिश काल इसलिए नहीं कह रहे कि खाली ब्रिटेन नहीं था पूरे भारत में उस समय, कहीं उत्तर भारत में ब्रिटेन था, तो कहीं नीचे पश्चिमी तट पर पुर्तगाल थे, पूर्वी तट पर फ्रेंच थे, कहीं डच थे, फिर कहीं हमारे अपने रजवाड़े थे जिनका राज्य था जहां ब्रिटिश शासन नहीं कर रहे थे। ऐसा बड़ा मिक्स सा काल था, इसलिए हम उसे प्री इंडिपेंडेंस काल कहते हैं। और उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस काल। पोस्ट इंडिपेंडेंस काल में भी कई चरण हमें दिखते हैं, और एक चरण हमें बहुत मुखर होके दिखता है, वो है 1960 के बाद का काल। ये क्यों कर रहे हैं हम इनका कालखंड, ये धीरे धीरे परत अभी हम इस चर्चा में खोलेंगे। लेकिन जब हम वुमेन्स राइट्स की बात करते हैं तो ये फेमिनिज्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें मान के चलना होगा। नारीवाद એટલે સ્ત્રી અધિકાર નથી, નારીવાદ એક જુદી વસ્તુ છે, સ્ત્રી અધિકાર એક જુદી વસ્તુ છે। નારીવાદ એક ઉચ્ચ શિક્ષિત નગરીય નારી માટે ચલાયેલું અભિયાન હતું। वो खाली नगर तक रह गया, शहरों तक रह गया। शहरों में भी पढ़ी लिखी वो नारियां जो जॉब करना चाहती हैं, उनकी स्वतंत्रता का जो अभियान चला वो फेमिनिज्म कहलाया जा सकता है। लेकिन फेमिनिज्म हमारे गांव तक कभी नहीं पहुंचा, अशिक्षित वर्ग तक कभी नहीं पहुंचा, लेबरर क्लास तक कभी नहीं पहुंचा। तो इसे हम एक तरह से पेज 3 मूवमेंट कह सकते हैं, जो बहुत लाइमलाइट वाले मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट था। स्त्री अधिकार हमारे यहाँ अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से पाया गया, इसलिए मूलतः मैं कहूंगी कि स्त्री अधिकार हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरह के स्त्री अधिकार वो है जो समानता की बात करते हैं, जिसमें पुरुष और स्त्री एक जैसे हैं, इसलिए उनको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट। अब वोटिंग जो है, कोई पण समाज में वोटिंग एक समान अधिकार छे, इसमें पुरुष है कि स्त्री है ये नहीं गिनना है। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, इसलिए आपको एक वोटिंग अधिकार है। इसलिए इक्वालिटी पर बेस करके एक तरह के अधिकार हैं, लेकिन नारियों के लिए जो दूसरे अधिकार हैं वो है प्रिविलेज राइट्स। प्रिविलेज राइट सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पुरुष नहीं नारी हैं। ये कैसे राइट्स हैं? ये है, नारी जब एक बालक को जन्म देती है तो उस समय मिलने वाली प्रेगनेंसी लीव, ये जो प्रेगनेंसी लीव है, आपको जान के आश्चर्य होगा, नौकरियों में तो अब आई है, हमारे समाज में अनंत काल से प्रेगनेंसी लीव दी जाती है। जनजाति महिलाएं, ऐसा कुछ है ही नहीं। समाज रीतियों का अध्ययन करते हैं तो हमें अद्भुत नारी अधिकार विश्लेषण उनकी उपस्थिति मिलती है। जैसे ही हम जाति समाज के पास पहुंचते हैं, जैसे ही हम ग्रामीण समाजों के पास पहुंचते हैं, जैसे रिवाजों का अध्ययन करते हैं, हम यदि उनका बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें तो हमें दिखता है कि उसमें निहित बहुत सारी परंपरा नारी अधिकारों से रिलेटेड है। कैसे है, मैं आपको और उदाहरण देती हूँ। राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, ये सरकार ने अब बनाया है, लेकिन इनहेरिट प्रॉपर्टी पहले, क्योंकि हमारा मूल एक सामाजिक ढांचा है और उस ढांचे में जो पुत्र है वो पिता की संपत्ति को अधिग्रहण करता है। तो फिर बिटिया का क्या? उस समय जब उसका विवाह हो रहा है
तो पिता अपनी संपत्ति में से उसे जो देता है, जिसे हम स्त्री धन कहते हैं, वो पिता की संपत्ति का ही अधिकार है, जिसमें वो आनुवांशिक तरीके से इनहेरिटर नहीं बनती, मगर पिता संपत्ति के अधिकार से देकर विदा करता है, जो आजीवन उस स्त्री का ही रहता है, उस पर ससुराल वालों का हक नहीं होता। और यह आज के कानून ने अपने कानूनी ढांचे में इनकॉर्पोरेट भी किया है कि स्त्री धन वो विशेष धन है जो पिता की संपत्ति से पुत्री को मिलता है। तो ये कहना कि राइट टू इनहेरिट आज ही ऐड हुआ है, या अभी हमारे समाज में ऐसी कोई व्यवस्था की है कि पुत्र को भी पिता की संपत्ति से अधिकार मिल सके, ऐसा नहीं है। पहले से ही आप सामाजिक गठन का अध्ययन करेंगे, सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे, तो एक्चुअली वो सामाजिक परंपराएं हमें ज्यादा उन्नत नजर आती हैं और ज्यादा, जिसे हम कहें, नजर आती हैं। उनमें एक तरह के संभाव ज्यादा है। हालांकि वो भेद भी हैं जो नर और नारी के, स्त्री और पुरुष के समाज में दिए गए हैं, पर हर समाज का अपना एक ढांचा होता है। इसलिए दो तरह के राइट्स की हम बात करते हैं, एक है राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर जो आते हैं, और दूसरे राइट ऑफ प्रिविलेज के अंदर जो आते हैं। और आज भी हमारा कानून भी इसी तरह से स्त्री को अधिकार देता है। पहले थोड़ी सी यदि हम इतिहास की तरफ दृष्टि डालें तो हमें ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि क्या स्थिति है। आज की स्थिति हम दयनीय माने, हम किस किस कैटेगरी में हम आज नारियों को रखें। तो पहले तो ये कह दें कि आज भी नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कुछ उदाहरण देकर हम ये संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमारे समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी हो गई है। जो उदाहरण हम देख रहे हैं वो नगर में देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, महानगर में देख रहे हैं। हम स्कूल कॉलेजेस के कुछ ही आंकड़े ले रहे हैं। आज भी महिलाओं का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 1.19 ही है। यदि हम 15 वर्ष से 25 वर्ष तक के एक पुरुष का उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट देखें और उसके समकक्ष स्त्री का देखें तो 1.19% का अनुपात है। आप सोच सकते हैं कितना कम अनुपात है। तो बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्या कमी है, क्यों नहीं होता? बीइंग अ नारी, मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हूँ, आज जिस पोजीशन पे पहुंची हूँ, मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि लोग आपसे इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये अपेक्षा नहीं करते कि आप घर का काम करते होंगे, आप सामाजिक परंपराओं को मानते होंगे, आप अपनी रूट्स से कनेक्टेड होंगे। उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। आज जब एक बच्ची ड्रॉप आउट लेती है और उसके घर से पूछा जाता है, हम लोग पूछते हैं क्यों ड्रॉप आउट करा रहे हैं, क्यों आगे पढ़ने नहीं देते, एक ही जवाब आता है, और वो जवाब है इसको कहाँ नौकरी करनी है, एमने क्या जॉब करवू छे, एमने बाहर नहीं जाओ, इन्हें तो घर बार संभालवू छे। यानी हमारी शिक्षा को वो घर बार से नहीं जोड़ते, हमारी शिक्षा को वो समाज से नहीं जोड़ते, हमारी शिक्षा को वो संस्कृति से नहीं जोड़ते। ये बहुत बड़ी कमी हमारी शिक्षा में है। हमारे शिक्षा संस्थान किसी भी विद्यार्थी को सिर्फ और सिर्फ जॉब करने के लिए तैयार कर रहे हैं, उसे समाज का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं कर रहे। इसलिए माता पिता लड़की को पढ़ाने में उत्सुक नहीं है। जिस दिन हमारी शिक्षा व्यवस्था समाज को योगदान देने वाली बन जाएगी, माता पिता सबसे पहले पुत्री को आके पढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में भेजेंगे। तो एक तो हमारे जो बच्चे लीगल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टली एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो स्कॉलर्स इस बात में रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें ये रिसर्च बिल्कुल करनी चाहिए कि कौन सा सिलेबस का ऐसा कंटेंट है जो रिप्लेस करके एक लड़की समाज और परिवार में पढ़ाई जा सके, इससे हम रिलेट कर सके, ताकि उसका राइट टू एजुकेशन हम पूरा पूरा दे सके। तो
ये एक कई बार एक ताना आता है, अरे पढ़ी लिखी होकर भी आप ये काम करते हैं, तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारी प्रशंसा नहीं है, वो एक आश्चर्य है, वो एक विस्मय है, वो एक तरह का ताना है कि पढ़ाई लिखाई के बाद ये नहीं करना है। इसलिए आज के समाज में हम ये सोचकर खुश नहीं हो सकते कि क्योंकि कानून ने बहुत सारे अधिकार बना दिए हैं, इसलिए स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। इसके बाद आता है धर्मयुक्त कानून। धर्मयुक्त कानून की भी अपनी एक सीमाएं हैं। हिंदू धर्म में जो लोग आते हैं उसमें हिंदू हैं, बुद्ध हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ऐसे धर्म हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं। लेकिन उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ है, फिर क्रिश्चियनिटी का एक लॉ है। ये जो लॉ है ये भी समाज में एक तरह से समकक्ष नारियों की स्थिति क्रिएट करने में सहयोग नहीं देते। इनसे भी हमारे स्त्रियों की एक तरह की जिसे कहे सुरक्षा नहीं आती है। तो कई बात जब हम अधिकारों की करें तो पहले ये समझ के करें कि अधिकार यूनिवर्सल नहीं है, अधिकार कल्चर सेंट्रिक है, संस्कृति जन्य है। अधिकार संस्कृति से रिलेटेड है। जैसे जहां की संस्कृति है वैसे वैसे उस संस्कृति से उस तबके को अधिकार मिलता है। भारतीय संस्कृति में सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो प्रश्न आता है राइट टू टेक बर्थ, जिसे एक्चुअली नारियों के अधिकार में कानून ने कहीं नहीं दिया। उन्होंने खाली फिटिसाइड को एक क्राइम माना है। वो फिटिसाइड गर्ल है अंदर या बॉय है उससे मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं अगर आपने भ्रूण हत्या की है तो भ्रूण हत्या एक पाप है। अब वो भ्रूण कन्या का है या बालक का है वो तो एक तरह की गोपनीय वस्तु है। लेकिन राइट टू टेक बर्थ इतना सीवियर एक अधिकार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं जन्म से मृत्यु तक का संघर्ष, पर यहाँ तो जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। आप कई राज्यों के अनुपात देखिए, राज्यों में बहुत डिस्पैरिटी है इस अनुपात में। कहीं कहीं तो लड़कियों का 800 वर्सेस 1000 इतना बहुत लो अनुपात चल रहा है। तो भ्रूण हत्या को तुरंत कन्या भ्रूण हत्या की तरह जब तक हम सारे समाज के तबकों में लागू नहीं करते तब तक स्त्री अधिकारों की बात यहाँ से ही ढीली पड़ जाती है। एक और आश्चर्य की बात है कि कन्या भ्रूण हत्या गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है और शहरों में महानगरों में ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के वर्सेस अभी दो एक पॉइंट्स लेके मैं इसको एक तरह से वैदिक काल और मौर्य काल, गुप्त काल जिसे हम चाणक्य काल कहते हैं, इन दो कालों से भी एक पैरेलल रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है कि भारत में नारी अधिकार अभी मिलने लगे हैं, ये अभी नई चीज हुई है। वरना भारत में तो नारी का बड़ा शोषण हुआ है, नारियों का बहुत अपमान हुआ है, नारियों को कभी उचित स्थिति दी नहीं गई, उनका कोई अधिकार नहीं था। ये सब एक भ्रम की तरह रख दिया है। क्योंकि हम पीछे मुड़ते हैं तो सिर्फ 300, 400, 500 साल तक, 1000 साल तक जाते हैं। हम उससे पहले की अपने समाज को कभी कंपैरेटिव में इस तरह से नहीं देखते। लेकिन यदि हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी अपनी ही सभ्यता में नारी के अधिकारों को बहुत उच्च स्थान दिया गया था। એટલે સૌથી પહેલા આપણે એક વાત કરી કે નારીના શું શું અધિકારો છે જે એમને મળવું જોઈએ। તો જીવિત રહેવાનો અધિકાર, પિતાની સંપત્તિમાં અધિકાર, વિવાહનો અધિકાર, પછી કોઈ કારણસર વિધવા થઈ જાય, ત્યક્ત થઈ જાય કે એનો એનો હસબન્ડ સન્યાસી થઈ જાય તો એને શું કરવું, એવી રીતે જ પતિની સંપત્તિનો અધિકાર એ કેવી રીતે કોનો હોય, એમનો દીકરોનો હોય, દીકરીનો હોય કે પત્નીનો હોય, બાય ડિફોલ્ટ શું વ્યવસ્થાઓ હતી, બાય ડિફોલ્ટ કેવી એવી
સમાજની રચના હતી કે અમે કહેતા હતા કે નારીના અધિકારો બહુ જ મોટા હતા. सो लेट अस सी दैट पार्ट. पहला अधिकार है डिग्निटी का अधिकार. डिग्निटी का अधिकार यानी कि एक स्त्री या एक बालिका अगर कमाती भी नहीं है, अगर वो घर में रहती है, तो भी उसका सम्मान होना है, तो भी उसको उसका ड्यू मिलना है. जरूरी नहीं वो कमाएगी तो ही घर से उसे भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी. उसकी डिग्निटी, चाहे वो कमाती है या नहीं कमाती, वो किसी भी कैपेसिटी में है, मैरिड है या अनमैरिड है, पिता के घर है, पति के घर है, अकेली रहती है, अपने किसी और सामाजिक संबंध में रहती है, तो भी उसको डिग्निटी का अधिकार है. तो पहला अधिकार है नारी की डिग्निटी का अधिकार. उसकी डिग्निटी, उसके सम्मान पर कोई भी यदि चोट करता है तो हमारा कानून उसे अपराधी ही मानता है. और इसीलिए एक समान व्यवस्था प्राचीन काल से, मनु काल से लाई गई थी, जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. ये देवता कोई देवलोक की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की बात है कि नारी का हर स्वरूप सम्मान से ही स्वीकृत होना चाहिए. इसके बाद आता है जिसे हम कहें जो 11 राइट्स हैं, प्रॉपर राइट्स जिनके बारे में बनाए गए हैं हमारे कानून के नियम. तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, जैसा मैंने प्रारंभ में अपने प्रिल्यूड में कहा कि एक ऐसी व्यवस्था थी समाज की कि पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अनुवांशिक इनहेरिटर होता है, उत्तरदायित्व लेता है, लेकिन पुत्री को उसके विवाह के समय पिता अपनी संपत्ति का भाग स्त्री धन के रूप में दे देता है. लेकिन कालांतर में यही परंपरा दहेज परंपरा में परिवर्तित हो गई और उसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई और उसमें मांग आने लगी. मांग नहीं आने के बाद प्रताड़ना आने लगी. प्रताड़ना के बाद जीवन पर संकट आने लगा और न जाने कितनी हमारी बेटियों को इस बात से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. इसलिए उसे कुरीति में रखकर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया कि कोई मांग नहीं कर सकता. पिता अपनी संपत्ति से जो देना चाहे वो स्त्री धन उसे दे सकता है. फिर आता है इमोरल ट्रैफिक एक्ट. इमोरल ट्रैफिक एक्ट आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा, जिस देश में जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या जिस देश में जितने आर्थिक संकट आते हैं, वहां उतनी ही संभावना स्त्रियों के ट्रैफिकिंग की बढ़ जाती है. प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो भी स्त्रियों पर ज्यादा मार पड़ती है. आर्थिक संकट आता है तो भी स्त्रियों पर दुराचार का मार आती है. इसलिए जहां कहीं आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं, वहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग में विमेन ट्रैफिकिंग बहुत हाई लेवल पे जाता है. ये हमारा खुद का किया हुआ भी सर्वे है और कई अन्य सर्वे भी इसकी पुष्टि करते हैं. तो बेसिकली हमें डिजास्टर मैनेजमेंट में विमेन सेफ्टी भी एक पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा. जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल्स बनाते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सिर्फ जीवन बचाना एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वुमेन प्रोटेक्शन भी उसका एक भाग हो. स्पेशल विमेन सेल बनाए या शेल्टर्स बनाए जहां ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाई गई स्त्रियों को रखा जाए, ताकि वो वहां से सुरक्षित हाथों में जाए, ना कि ऐसे असुरक्षित ट्रैफिकिंग हाथों में चली जाए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है. इसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. ये हम सबको पता है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हाई लेवल पे होती है और इसकी रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा कम होती है. इसको हम कई बार पुरुष का अधिकार,
पिता का अधिकार, पुत्र का अधिकार, भाई का अधिकार, पति का अधिकार, न जाने कितनी तरह के अधिकारों से इसको डाइल्यूट करके हम ये मान के चलते हैं कि जो शारीरिक रूप से पुष्ट है, फिर जरूरी नहीं है कि एक पुरुष ही महिला पर हाथ उठाए। हमने ऐसे भी बहुत से घर देखे हैं जहां वृद्ध माता पिताओं पर संतानें हाथ उठाती हैं, वृद्ध सास पर बहू हाथ उठाती है। इस एक एक तरह का जेंडर क्वेश्चन ये नहीं है, ये टोटल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जहां एक महिला पर कोई भी दूसरा उसको प्रताड़ित कर सकता है। ये प्रताड़ना मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। तो इसका बहुत बड़ा रूप है। तो इसका भी एक एक्ट बना, बहुत लेट बना, हालांकि ये एक्ट, इसको प्रताड़ना बहुत लेट माना गया, 2005 में जाकर ये एक्ट बना है। और अभी इस एक्ट की उतनी जिसे हम कहें सुदृढ़ता नहीं है, क्योंकि घर घर में हम ऐसे इन हिंसाओं को होते हुए हम देखते हैं। इसके बाद जो एक एक्ट है, वो एक्ट है तो 1987 का, पर एक्चुअली आपने राजा राम मोहन रॉय का नाम इसमें सुना होगा। इस एक्ट के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। ये है सती प्रिवेंशन एक्ट। मेरे हिसाब से 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में ऐसे बहुत से तथाकथित सुधार हुए, समाज सुधार हुए, जो एक्चुअली हमारे समाज में थे ही नहीं, जो समाज की कुरीति का भाग था ही नहीं। और मैं जानती हूं मैं एक विवादित वाक्य बोलने जा रही हूं, लेकिन आप मुझे प्रमाणों के साथ काउंटर कीजिएगा, सिर्फ काउंटर करने के लिए मत कीजिएगा। उसमें से सबसे बड़ा कौभांड अगर था, स्कैम अगर था, तो वो है सती प्रथा। मैंने हजारों लाखों लोगों से अपने जीवन में भेंट की होगी। कई बार मैं पूछती हूँ, क्या किसी के घर में कोई सती हुआ? कितनी भी पीढ़ियों में, 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, कभी भी, यकीन मानिए, आज तक एक भी परिवार नहीं मिला जो कह दे मेरे घर में सती हुआ है कोई। और ये बात सिर्फ मैं पश्चिम भारत या मध्य भारत या उत्तर भारत की नहीं कर रही, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल, जहां से ये बात उठी, कहीं कोई घर नहीं मिला जहां कोई हमें ये कह दे कि मेरे घर में कोई सती हुआ है। तो भारत को एक ऐसी दृष्टि से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जहां भारत बहुत पिछड़ा लगे, और कुछ लोगों को आगे लाकर उसका जन्मदाता या उसका मोक्षदाता बनाने की कोशिश की गई, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम राजा राम मोहन राय का आता है। जो प्रथा भारत में थी ही नहीं, उसका उन्मूलन उन्होंने कैसे किया। एक आध सती की कोई हमको अवधारणा मिलती है, उस जगह उस सती की बाकायदा पूजा की जाती है, सती माता कहकर। पर ये कहना कि ये प्रथा थी, ये बिल्कुल निराधार बात है। कोई प्रमाण सती प्रथा का भारत में नहीं मिलता। मिले तो कृपया मुझे जरूर बताएं। दूसरी बात, एजुकेशन की। जिस समय मैकॉले के पेपर से पहले 1813 में एक सर्वे हुआ था, 1813 से भी पहले 1769 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये कहा गया कि भारत में कोई भी अशिक्षित नहीं है। 100% लिटरेसी, 100% लिटरेसी। तो वो 100% लिटरेसी खाली पुरुषों की नहीं थी, 100% लिटरेसी यानी पूरा भारतीय समाज पढ़ा लिखा था। भारत में खाली साउथ इंडिया में 1 लाख गुरुकुल थे, 1 लाख गुरुकुल। और उन गुरुकुलों का गजेटियर में विवरण मिलता है, ये किंवदंती नहीं है। वहां के गजेटियर, जो राजाओं के गजेट्स बनते थे, उनमें पूरा पूरा विवरण है। आपको विश्वास नहीं आए तो धर्मपाल जी की किताब के पहले कुछ पन्ने पढ़ लीजिए, उन्होंने पूरे पूरे रिकॉर्ड ऐसे छापे हैं वहां, जिसमें जातिवार उन्होंने विश्लेषण किया है
कि ब्राह्मणों के कितने बच्चे पढ़ते थे, क्षत्रियों के कितने बच्चे पढ़ते थे, वैश्य के कितने पढ़ते थे, शूद्र के कितने पढ़ते थे, और हाईएस्ट नंबर ऑफ एनरोलमेंट शूद्र का था, हाईएस्ट नंबर। यानी ब्राह्मणों के अगर 648 पढ़ रहे हैं तो शूद्र के 8000 कुछ पढ़ रहे हैं एक स्कूल में। ये एक जिले का विश्लेषण है। ऐसी बहुत सी अवधारणाएं चलाई गई भारतीय समाज के लिए कि गुरुकुल ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया, ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा नहीं दी। हमारे गजेटियर प्रमाण हर चीज को नकारते हैं, और उसी नकारने में ये भी है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। 1769 का भी अगर सर्वे ये कहता है कि 100% लिटरेसी थी। 1813 का पूरा ईस्ट इंडिया का विश्लेषण कहता है कि 100% लिटरेसी है। मैकॉले कहता है मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो या अनपढ़ हो। ऐसा भारत 1813 तक था। इस भारत को आज की स्थिति पे लाने के लिए सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है। वो आज की स्थिति जब हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 19% है हायर एजुकेशन, जहां 100% था हम 19% पे आ गए। इसका एक ही कारण था, वो था मैकॉले डिक्लेरेशन, जिसमें पहली चीज कही गई कि अब सारे विद्यालय उन्मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त नहीं है, बल्कि सरकार उनको ग्रांट देगी। वहां से ग्रांट इन एड ये व्यवस्था आई, तो सारे लोग सरकार से ग्रांट लेकर अपना विद्यालय चलाने पे निकले, और उसके 1 साल बाद घोषणा की इन सारे विद्यालयों में भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, मात्र अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। ये मूल रीजन था कि हम आज की स्थिति में आ गए, क्योंकि बहुत से लोग ना तो अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता थी, ना सुविधा थी, और ना ही पढ़ सकते थे। इसलिए बहुत से लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो अंग्रेज जो बनाना चाहते थे एक जाहिल नेशन, एक अनपढ़ गंवार पिछड़ा हुआ देश, हम वो देश जिसका विश्व की जीडीपी में 32% का योगदान था, वहां से घट के आज हम कुछ ही परसेंट पे, स्वतंत्रता जब हमें मिली 1947 में, हम 4% की जीडीपी पर आ गए थे। ऐसे देश को बनाने में शिक्षा व्यवस्था ने कमाल किया और कामयाब हुई। तो ये कहना कि स्त्री का शिक्षा का अधिकार, जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा का अधिकार देने की आवश्यकता ही क्या है, यदि आप शिक्षा को ऐसा बना दें जो उसके काम आए। सबको नौकरी नहीं करनी है हमारे सामाजिक ढांचे में, इसलिए शिक्षा का अधिकार देकर ढांचा कराना पड़ता है। रिजर्व्ड कैटेगरी में लड़कियों को एडमिशन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे सामाजिक ट्रेडिशन से मेल नहीं खाती है। इसलिए जो नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशन, वो राइट टू एजुकेशन मैं बाद में दोबारा भी बात करूंगी, लेकिन मैं अभी पहले मूल तरह से सती प्रथा की बात कर रही थी कि किस तरह से कुछ चीजों का भ्रम बनाकर उनका उन्मूलन किसी ने किया, वो स्थापित किया। उसमें सती प्रथा एक है, उसमें स्त्री शिक्षा या कन्या शिक्षा एक है, और तीसरा बहुत बड़ा कौभांड जो महिलाओं के सामने रखा गया, जो समाज में नहीं था और जिसका तथाकथित उन्मूलन किया गया, वो था विधवा विवाह। ये कह के कि विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। एक्चुअली तो हर समाज में विधवाओं के पोषण का उनका एक इंटरनल सिस्टम था। किसी जगह देवर भाभी को चुनरी उड़ा देता था और वो परिवार की सदस्य बन जाती थी। किसी जगह विधवा को परिवार का मुखिया बनाया जाता था, लेकिन कुछ भी किया हो घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। ये जगह जगह विधवा सदन और विधवा भवन और विधवा गृह बनाकर एक ऐसा समाज बनाया गया जहां दुनिया को ये दिखे कि यहाँ महिलाओं की कोई उनकी सम्मानित स्थिति नहीं है। चाणक्य के थोड़े से यहाँ पर बात करने की आवश्यकता है।
यदि आप अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो उस पुस्तक में बहुत साफ लिखा है कि 3 सिचुएशंस में या तो वो बच्ची विधवा हो गई है या त्यक्त हो गई है। त्यक्त माने उसका पति उसे छोड़कर विदेश चला गया या कहीं चला गया, और या फिर सन्यासी हो गया है। इन तीनों स्थिति में वो लड़की सिर्फ 10 महीने का इंतजार कर सकती है और 10 महीने के बाद पति की जितनी संपत्ति उसके भाग में आती है वो लेकर पति के गृह से निकलकर दूसरा विवाह भी कर सकती है, स्वतंत्र भी रह सकती है या पिता के घर भी जा सकती है। इसमें किसी से अनुमति लेने की, कोई कोर्ट कचहरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी समाज में नारी का ये अधिकार था। आज हम कहाँ आ गए हैं? विदेश में बसने वाले युवक जब अपने घर आते हैं, माता पिता उनकी शादी करा देते हैं, वो लड़का अपनी शादीशुदा स्त्री को यहीं छोड़कर फिर विदेश चला जाता है, वहां दूसरी शादी कर लेता है और ये लड़की सारी जिंदगी उनके माता पिता की सेवा करते यहाँ बिताती है। पर उसका कोई लीगल राइट नहीं है कि वो खुद ही तलाक ले ले और खुद चली जाए। जबकि इसी देश में चाणक्य के समय में यह व्यवस्था थी कि अगर 10 महीने तक उसका पति उसके साथ नहीं है तो वो स्वतंत्र है, ऑटोमेटिकली स्वतंत्र है। और मात्र स्वतंत्र ही नहीं है, पति की संपत्ति में से अपना भाग की अधिकारिणी है। वो भाग उसके पुत्र को नहीं जाता, उसकी संतान को नहीं जाता, स्त्री को जाता है। जब हम महिलाओं के राइट्स की बात करते हैं तो कल्चरल इश्यूज बहुत जरूरी है स्टडी करना। बैठे बैठे कॉपी पेस्ट करके ये मान लें कि पश्चिम की तरह हमने भी राइट्स दे दिए हैं, उससे हमारे किसी राइट का कोई समाधान नहीं निकलेगा, ना ही महिलाओं को उन्नत स्थिति प्राप्त होती है। इसके बाद आता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। आज आप जगह जगह देखते हैं, चाहे वो कोई टीवी सीरियल का ऐड हो, कोई किसी सामग्री का एडवर्टाइजमेंट हो, कोई पिक्चर का एडवर्टाइजमेंट हो, कोई गीत हो, कोई और भी सामाजिक मेले होते हैं जिसमें नौटंकी होती है, जिसमें नुक्कड़ नाटक होते हैं, कई बार मेलों के आयोजनों में डांसेस होते हैं। हर तरह से महिला का एक विकृत रूप जो पुरुष को उत्तेजित कर सके, उस हद तक उसका उपयोग किया जाता है। कई बार मैं सोचती हूँ, एक मोटरसाइकिल का एडवर्टाइजमेंट है, एक सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट है, एक शेविंग क्रीम का एडवर्टाइजमेंट है, एक ऐसे पदार्थ का एडवर्टाइजमेंट है जिसे विशेष रूप से पुरुष यूज कर रहा है, उसमें उस उत्तेजित अवस्था की महिला को दिखाने का क्या कारण है? तो ये इस तरह का एक प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था 1985 में, लेकिन उस एक्ट का कितना प्रयोग हो रहा है हम देख रहे हैं। समाज में विकृत मानसिकता, और जब से ओटीटी आया है, जब से ये वेब्स और इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग आया है, तब से तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ तक ये चिन्ह और ये चित्र पहुंच गया है। उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? हर चीज कानून से प्रिवेंट नहीं हो सकती जब तक हम समाज को उसके लिए तैयार ना करें। इसके बाद आता है आपका हिंदू मैरिज एक्ट, जो 1955 में बना था। हमें पता है उस समय जब ये बना था, शारदा एक्ट के नाम से बना था और बहुत आवश्यक था। उसमें महिलाओं को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई थी और उन स्वतंत्रताओं में एक विशेष स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो डाइवोर्स भी ले सकती है, जो उससे पहले मान्य नहीं था। विच्छेद मान्य था पर विवाह विच्छेद मान्य नहीं था। तो ये जो मैरिज एक्ट आया, इसमें अलग अलग समय पे अलग अलग संशोधन हुए और फिर होते 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 हमें पता है पॉलीगैमी की जगह मोनोगैमी आई, यानी बहुपत्नी की जगह एक पत्नी का कानून बना भारत में, जो कि बहुत रिसेंट बना है। उससे पहले द्विपत्नी का या बहुपत्नी का यहाँ चलन है। आज भी बहुत से समाज में बहुपत्नी है और हम देखते हैं खाली सरकारी नौकरी वाले जो हैं वही एक पत्नी का अगर रखते हैं तो ठीक है, अगर पत्नी शिकायत नहीं करती तो बहुत से समाजों में आज भी बहुपत्नी
प्रचलित है। तो ये एक जो मैरिज एक्ट आया, इसने काफी चीजें महिलाओं को दी। जैसे मेंटेनेंस एक्ट आया, इसी का एक भाग है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की बात पहले भी कर चुके हैं कि यदि किसी महिला कोई नौकरी नहीं है, वो घर का काम करती हैं, वो घर में रहती हैं, तो भी उनको मेंटेन करने का राइट है पुरुष को, और उनको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। इसी तरह माँ को मेंटेनेंस मिले, पत्नी को मिले, बहन को मिले, किसी भी रूप में स्त्री है तो उसका पालन पोषण हो उस घर में, ये उसका अधिकार है, उसे मांगना ना पड़े। इसके बाद एक नया लेजिस्लेशन आता है जिसको हम कहते हैं ईव टीजिंग। ये एक तरह का महानगरीय परंपराओं का एक ज्यादा बड़ा एक कुरीति का परिणाम आया, जिसमें जब स्कूल कॉलेजेस में विमेन की संख्या बढ़ने लगी, जब ऑफिसेज में महिलाओं की उपस्थिति दिखने लगी, जब समाज में ज्यादा निर्भय अवस्था में महिलाएं दिखती हैं, तो उसके साथ साथ ईव टीजिंग भी थोड़ी बढ़ी। और उसके लिए एक ईव टीजिंग का मतलब है छेड़छाड़, जिसमें महिलाओं को छेड़छाड़ के में उसमें उनको विशेष तरह से विकृत दृष्टि से देखना, उनको गलत तरह से छूना, उनके ऊपर कोई कमेंट करना, उनसे कोई ऐसा जिसे हम कहते हैं ऐसी रैगिंग करना जिससे उनकी अस्मिता पर आंच आए। तो इस तरह के ये सारे जो प्रकरण हैं वो ईव टीजिंग में आ जाते हैं। बहुत आवश्यक एक्ट है, लेकिन हर एक्ट तभी काम में आ सकता है जब उसकी शिकायत हो, और महिलाओं की तरफ से शिकायतें बहुत कम होती है, इसलिए पता नहीं कितना इसका प्रयोग होता होगा। लेकिन इसके बाद जो एक्ट आया वो और इससे कड़ा एक्ट था, और वो है विशाखा, जिसके अंतर्गत फिर अब हर एजुकेशनल संस्थानों में WDC बने, विमेन डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी। विशाखा एक्ट था सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो एक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। कामकाजी महिलाओं को कई तरह से कई परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, उन्हें अनवांछित स्थितियों का सामना ना करना पड़े, इस दृष्टि से ये एक विशाखा एक्ट आया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये लाजमी किया कि जहां जहां भी विमेन्स हैं वहां विमेन्स सेल की रचना की जाए, उनके लिए एक सीमलेस कंप्लेंट सेल्स बनाए जाए ताकि उनकी बात सुनी जा सके। फिर एक है जिसे हम कहें समान वेतन अधिकार। कई बार हम और आप एजुकेशनल संस्थानों से जुड़े हैं, हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारी प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं। इन प्लेसमेंट ड्राइव्स में लड़का लड़की एक साथ एक प्लेसमेंट कंपनी पे जाते हैं, लेकिन लड़कियों को वो पे स्केल नहीं दिया जाता जो लड़कों को दिया जाता है। या मान लीजिए दोनों ने एक ही कंपनी ज्वाइन की, आज तक एक ही क्लास में पढ़ते थे, कल एक ही कंपनी ज्वाइन की, थोड़े वर्ष बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की का बॉस बना हुआ है, पदोन्नति लड़के को मिल रही है, लड़की को देर से मिलती है या नहीं मिलती है। कई जगह वेतन उसी काम का एक लड़के को ज्यादा दिया जाता है, लड़की को कम दिया जाता है। आज भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब होता है तो लड़की कितनी भी मेधावी हो, अगर सामने एक लड़का बैठता है तो इवन सिलेक्शन कमेटी ये कहती है अरे लड़के को जॉब दे दीजिए, लड़की का तो कोई नहीं, ये फिर मिल जाएगा, इसको लड़के के लिए ज्यादा जरूरी है। ऐसे बहुत सी घटनाएं हम फेस करते हैं समाज में, जहां लड़के को लड़की के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। लड़की को वेतन हो, पद हो, प्रमोशन हो, या कोई ऐसी स्थिति हो जिससे उसके सम्मान में वृद्धि हो रही है, उसको थोड़ा कम आंका जाता है। इसको प्रिवेंट करने का एक जो राइट बना है, उस राइट में बहुत थोड़ा हमारी संस्थाएं योगदान देती हैं। इसके बाद आता है फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं बहुत तरह की फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ऐसे बहुत से काम है जिसमें कि कोई ह्यूमन आवर्स नहीं होते हैं। यानी 9 से 5 का जॉब नहीं होता, 10 से 6 का जॉब नहीं होता, आपको रात को भी ट्रैवल करना है, आपको
अर्ली सुबह जाना है, शाम को आना है, लेकिन उस फैक्ट्रीज एक्ट ने कुछ चीजें नियत की कि कितने समय से कितने समय तक ही एक महिला काम कर सकती है। उसके बाद आप उसे रोक नहीं सकते, उसे बुला नहीं सकते। इस तरह के और भी काफी इसके पॉइंट्स हैं, लेकिन महिला उपयोगी यही मेन पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट में आते हैं। फिर एक आता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन का मतलब है, पहले हमारे यहाँ कोई मिनिस्ट्री ही नहीं थी, हमारे यहाँ कोई मंत्रालय नहीं था जो खाली महिला और बालकों को देख सके, उनको उनकी दृष्टि से देख सके, उनके नजरिए से देख सके। जब से राष्ट्रीय महिला आयोग बना है, तब से राष्ट्रीय महिला आयोग, कई बार होता है कि हम शिकायत नहीं कर पाते, लेकिन महिला आयोग अपने आप भी उसका संज्ञान ले सकते हैं, अपने आप भी उस पर कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए आयोग इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई विभत्स भाषा का प्रयोग कर रहा है, विभत्स शैली का प्रयोग कर रहा है, कोई अनवांटेड डिमांड्स है, अनवांछित स्थिति है, कोई वर्क प्लेस की कोई समस्या है, घर की कोई समस्या है, सामाजिक परंपराओं की कोई समस्या है, कोई कुछ ऐसी सामाजिक परंपरा और कुरीति है जिसमें एक महिला का अपमान होता ही है, तो ऐसे सारे इश्यूज महिला आयोग द्वारा दिए जाते हैं। यही नहीं, उसमें महिलाओं को एक तरह से फ्री लीगल एड दी जाती है, उसमें कोई उसको किसी से जाके पेमेंट पे अपना लीगल एडवाइजर नहीं लेना है। महिला आयोग ऐसे बहुत से काम करती हैं जो इसमें सीमलेस न्याय की प्रक्रिया महिलाओं की पूरी हो सके। और इसी क्षेत्र में जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, वो एक्ट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पहले तो यहाँ प्रेगनेंसी स्वीकृत ही नहीं थी, फिर खाली महिला जाके नहीं करा सकती, उसके साथ उसके पति का होना आवश्यक है। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद महिला को यह अधिकार मिलता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकती है। ये इस दृष्टि से इतने सारे एक्ट्स बनाए गए कि इनका जो ध्येय है, वो ध्येय है कि एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हो, नारी सशक्तिकरण हो। नारी को कानून सशक्त रखेगा और समाज सशक्त रखेगा तो नारी स्वतः सशक्त होगी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम है कानून तो है, लेकिन समाज उसे सशक्त नहीं रख पा रहा है। ना तो वो डोमेस्टिक वायलेंस को कर्ब कर पाता है, ना वो एक तरह से अनुवांशिक जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका पालन हो पा रहा है, ना ही इक्वल पे की बात पूरी तरह से साबित हो रही है, लागू हो रही है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसका भी पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा। आज भी बहुत सारे केसेस में डाउरी देकर ही एक कन्या की शादी की जाती है। ईव टीजिंग तो बहुत बार लड़कियों को सहना पड़ता है, और वो इतने सटल तरीके से होती है कि वो शिकायत भी नहीं कर पाती हैं। करने जाती हैं तो उसकी सुनवाई इतना डिलेड होती है या इतनी बायस्ड होती है कि उसको हम पूरी तरह से न्याय नहीं दिला पाते। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, उसमें महिला को 6 महीने की जो एक तरह की छुट्टी दी जाती है, कामकाज से उसको विराम दिया जाता है। ये हमारे समाज में पहले भी था, पहले भी सौर अवस्था कहलाते थे, जिसमें कि एक महिला से काम नहीं कराया जाता, फिर धीरे 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 वो काम करने में आती है। इसी तरह चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट की तरह काम करता है कि छोटी बच्चियों को हम देखते हैं किसी दूसरे धर्म के जहां ये प्रतिबंधित नहीं है, वहां हम देखते हैं बहुत छोटी बच्चियों को बहुत बड़ी बड़ी उम्र के व्यक्तियों के साथ न सिर्फ ब्याह दिया जाता है बल्कि विदेश भेज दिया जाता है। विदेश में वो लड़कियां बेच दी जाती हैं, उनसे फिर देह व्यापार कराया जाता है, उनसे पैसा एक तरह से अर्न कराया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कुरीति है, इसको समाज को ही रोकना पड़ेगा। इसी तरह एक है एडॉप्शन एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। पहले एक अकेली महिला एडॉप्ट नहीं कर सकती थी किसी बच्चे को, लेकिन इसके लाने के बाद अब एक अकेली महिला है तो वह एडॉप्ट भी कर सकती है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है,
विडो तो हम जानते हैं कि इसमें अब कहीं कोई बाधा नहीं है, वो पुनर्विवाह कर सकते हैं। हालांकि कुछ धर्मों में इसकी एक विचित्र प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया के बाद ही आप दोबारा विवाह कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं एक नारी की अस्मिता पर चोट करती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स को बढ़ावा देकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे वो अपना व्यापार यदि करना चाहें, तो यदि महिला खाली व्यापार करना चाहेगी तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, या वो घर लेना चाहती है तो अगर महिला घर लेने जा रही है, महिलाओं का पंजीकरण होना है तो उसको क्या बेनिफिट्स हैं। इसी तरह कोई संस्थान खोलना चाहती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यानी एक महिला होने के नाते उसको स्पेशल रिजर्वेशंस, स्पेशल स्कीम्स, स्पेशल डिस्काउंट्स, स्पेशल प्रावधान, ऐसे बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं महिलाओं के अधिकार के स्वरूप। अब हम कुछ सामाजिक बातें करते हैं। ये लीगल बातें जो मैंने अभी तक की हैं, मुझे पता है सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप लोग शायद मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे, ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। कुछ बातें जो हमें इसके साथ मैच करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का ये अधिकार है कि जो उनके सामाजिक संस्कृति में विकृत रूप से एक तरह की परिभाषा चलाई है, उसे खत्म किया जाए। इसमें पहला मैं उदाहरण दूंगी लक्ष्मण रेखा का। जब भी हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मण रेखा सीता के लिए थी, मगर सीता तो लक्ष्मण रेखा के अंदर बाहर आ जा सकती थी। अगर सीता के लिए लक्ष्मण रेखा होती तो सीता वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही नहीं कर सकती थी। लक्ष्मण रेखा रावण के लिए थी, जो साधु वेश में आया था पर एक राक्षस था, और उस लक्ष्मण रेखा में ये भांपने की शक्ति थी कि बाहर से कोई कैसा भी लगता हो पर उसका मनोवृत्ति क्या है। आज हमारा सीसीटीवी भी सिर्फ बाहर ही देखता है कौन आया है, लेकिन लक्ष्मण रेखा ने भांप लिया कि साधु वेश भी एक राक्षस है। तो लक्ष्मण रेखा कभी सीता के लिए नहीं थी, लेकिन हमारे सामाजिक एक परंपरा ऐसी बन गई है कि हमने इसको बहुत सहजता से लड़कियों के साथ, नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ जोड़ दिया कि इस स्त्री ने लक्ष्मण रेखा लांघ ली, पर लक्ष्मण रेखा कभी सीता के लिए नहीं थी। हमें डिकोड करने पड़ेंगे अपने स्क्रिप्चर्स, हमें रीरीड करना पड़ेगा, पुनर्पाठ करना पड़ेगा। ये जो गलत धारणाएं बनाकर एक तरह का पिंजरा बनाकर लड़कियों को जोड़ दिया है, उसमें से मुक्त करना हमारा काम है। दूसरी बात, फेमिनिज्म की बात होती है कि फेमिनिज्म मुक्ति आंदोलन पश्चिम से आया है, पर पश्चिम से जो आया वो मुक्ति आंदोलन था ही नहीं। वो तो बड़ा ही सेल्फिश छोटे से रूप में छोटे छोटे अधिकार मांगने एक मुहिम थी। उसमें यह था कि हमें नौकरियां दी जाएं, हमें अकेले रहने का अधिकार दिया जाए, हमें सिगरेट पीने का अधिकार दिया जाए, हमें अपने मनचाहे कपड़े पहनने का अधिकार दिया जाए। बस इसके आगे जहां तक है मेरा पैसा मैं स्वयं स्पेंड करूं, इतना ही था। महिला आंदोलन, जो महिला मुक्ति आंदोलन चला, उसका पूरा आधार सिर्फ इतना था। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा समाज, आप चाहे सिंगल मदर्स की बात कीजिए, एकल माताओं का जो विवरण हमारे यहाँ मिलता है, सीता सिंगल मदर थी, शकुंतला सिंगल मदर थी, सुभद्रा सिंगल मदर थी, जाबाली, हिडिंबा, चित्रांगदा, वासवदा, ये सब सिंगल मदर्स थी। और वासव दत्ता वगैरह, और ये जितनी सिंगल मदर्स थी, इन्होंने कोई ऐसे बच्चे नहीं पाले जो बस नगण्य रह गए। इन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बना बनाकर समाज को दिया है। उस श्रेणी की सिंगल मदर्स थी। तो पश्चिम का हम कौन सा उदाहरण अपने समाज पे लगाएंगे जिसकी वजह से हमारी विमेन्स को राइट्स मिलेगा? वोटिंग राइट, पश्चिम ने जब आंदोलन किया तब महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, जबकि हमारी महिलाओं को 1935 के पहले स्वतंत्रता के जो वोटिंग हुआ था, होम रूल बना था, वहीं से हमको वोटिंग राइट मिला हुआ है। भारतीय समाज में महिलाओं का जो एक सांस्कृतिक स्थान है, वो सांस्कृतिक स्थान अपने आप में ही अधिकार युक्त है।
और इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि जब तक आप कल्चरल इश्यूज की बात नहीं करते, तब तक आप विमेन्स लॉ नहीं बना सकते। आज एक गांव में एक ट्रैक्टर चोरी हो जाता है, एक खेत में आग लग जाती है, दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, कोई खून खराबा हो जाता है, हर आदमी सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन उसी गांव में अगर एक लड़की के ऊपर कोई दुराचार होता है, तो सबसे पहले वो लड़की नहीं कहती, अगर वो कहती भी है तो उसके घर वाले उसको रोक लेते हैं। किसी तरह घर वाले कहने के लायक होते हैं तो उसका समाज उसे रोक लेता है कि नहीं नहीं मत करो, ये लड़की बदनाम हो जाएगी, मत करो, इसमें न्याय नहीं मिलेगा, क्या प्रूफ है। किसी तरह वो समाज तैयार हो जाता है तो पुलिस वाला उनको वापस भेज देता है, क्यों कर रहे हो शिकायत, लड़की का किस्सा है, घर में दबे ढके रहो। किसी तरह शिकायत कर दी जाती है तो कोर्ट में जो केस चलता है उसमें अंत में वो लड़की ही अपराधी प्रूव हो जाए, इस दृष्टि से वो पूरा केस चलता है। तो ये जो हमने पश्चिम की लीगल अधिकारों वाली एक परंपरा अपना ली है, जो हमारे कल्चर से इतना कटी हुई है कि हम किसी पर कोई अन्याय होता है तो वो लड़की निर्भीक होकर न्याय मांगने भी नहीं जा सकती। जब तक हम वो वातावरण नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक हम कितना भी वुमेन राइट्स का अपने यहाँ प्रावधान कर लें, उसका कोई अर्थ नहीं है। चाणक्य की व्यवस्था में, गुप्त काल में, मौर्य काल में ये व्यवस्था थी कि अगर किसी लड़की ने किसी की शिकायत की कि मेरे साथ ये दुराचार किया या मुझे तंग किया, तो गांव के बाहर एक घर होता था जिसमें कोई खिड़की नहीं होती थी, एक दरवाजा जिसे बाहर से लॉक कर देते थे, और उसको ही नहीं पूरे परिवार को उसमें डाल दिया जाता था। ना खाना पीना दिया जाता था, ना हवा आती थी, और वो परिवार वहीं मर जाता था। इतनी विभत्स उसकी सजा होती थी तो लोग सजा करने से डरते थे, वो पाप करने से डरते थे। आज हम बड़े आराम से बोलते हैं कि द्रौपदी के ऊपर अन्याय हुआ। फेमिनिस्ट जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, मुझे नहीं पता महाभारत कितनी बार पढ़ी है, कुंती को कितनी बार पढ़ा, द्रौपदी को कितनी बार पढ़ा, सत्यभामा को कितनी बार पढ़ा, लेकिन महाभारत के या रामायण के जो स्त्री पात्र हैं, अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे तो कुंती जैसी स्ट्रैटेजिक रानी पूरी सभ्यता में नहीं है। पूरे इंद्रप्रस्थ में 12 वर्ष पांडवों ने राज्य किया, लेकिन कुंती एक दिन वहां नहीं गई। वो सिर्फ और सिर्फ हस्तिनापुर में रही, क्योंकि उन्हें धर्म के शासन का आधार बनना था। उन्हें अपने पुत्रों को धर्म का शासन कराने वापस हस्तिनापुर लाना था। ऐसे बहुत से हमारे प्रारंभिक रूप से ही जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, हम जब तक उनका पुनर्पाठ नहीं करेंगे, तब तक हम उस स्थिति में नहीं जाएंगे कि हमारे यहाँ महिलाओं की क्या स्थिति है। कश्मीर में हजारों वर्षों से, यानी जब से कश्मीर के राज्य शुरू हुए हैं तब से ही आज तक लड़कियों का 100% लिटरेसी रेट है। 100% कश्मीर में, क्योंकि वहां स्त्री शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। तो क्या राज्यों में हम स्त्री शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते हैं? राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को सारा बौद्ध धर्म का ज्ञान मठों में भेजकर दिलवाया, उसके बाद उसको प्रचारक की तरह आगे भेजा है। हर काल खंड में आप जहां जहां भी देखेंगे, मुगल काल देखना है तो वहां भी देखिए, सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर जिसके 17 बेड़े जहाजों के चलते थे, एक एक बेड़े में 250 जहाज होते थे, ऐसी रानी थी नूरजहां, जिसने पूरा अहमदाबाद की कांकरिया लेक बनवाई, जहां ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए आने जाने वाले वहां रुककर सुस्ताते थे, क्योंकि पूरे पूर्वी एशिया से वहां आकर अफ्रीका की तरफ व्यापार करने लोग जाते थे। और यही नहीं, बाद में एसबीआई ने उसी कांकरिया लेक को अपना लोगो बनाया। हम बहुत सी बातों को सामाजिक रूप से अपनी नई पीढ़ी के सामने रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें किसी पश्चिमी उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने यहाँ
लेह लद्दाख के पास एक पूरा एरिया है, आज भी है, उसे कहलाता है स्त्री राज्य। वहां पे आज भी स्त्रियां ही राज्य करती हैं, स्त्रियां ही राजा हैं। उनका एक इनहेरेंट जनजाति सिस्टम है। और उससे भी बड़ी बात, आज सारी जातियों में, सारे समाज में हम एक स्वर सुनते हैं, स्वयंवर। स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है। ये तो मुगल काल में जाकर अरेंज्ड मैरिजेस की बात आई है। अरेंज्ड मैरिजेस की परंपरा भारत में थी ही नहीं। गंधर्व विवाह था, स्वयंवर था, और भी बहुत तरह के विवाह होते थे। लेकिन धीरे 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 जो आज अवनति की स्थिति आई है कि हमें पार्लियामेंट में, वर्क प्लेस में 33% रिजर्वेशन करना पड़ता है। रिजर्वेशन के बाद भी वो सीट्स पूरी भरी नहीं जाती। जो सीट्स भरी जाती हैं वो नाम के लिए होती हैं, एक्चुअली काम उनके पति कर रहे होते हैं। ये जो प्रॉक्सी सिचुएशन है, जो बाय डिफॉल्ट सिचुएशन है, ये सारा कुछ उस परंपरा के नाते आया जब हमने अपनी सामाजिक परंपराओं पर कम विश्वास किया और पश्चिमी जो विदेशी अंग्रेजियत से भरी हुई परंपराएं, किताबें, ज्ञान, उन पर ज्यादा विश्वास किया। तो आज हमारी स्त्री न्यायालयों तक नहीं जाती, क्योंकि न्यायालय हमारे कल्चर से बहुत डिस्कनेक्टेड हैं, कटे हुए हैं। इसी तरह ये कहना कि स्त्री तो कभी अपने पिता की संपत्ति इनहेरिट ही नहीं कर सकती थी, वो भी उतना ही गलत है, क्योंकि हमेशा से स्त्रियों ने अपने स्त्री धन के रूप में इनहेरिट की है सिचुएशन। आज की जो स्थिति है उसमें कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी ऐसा पब्लिक या प्राइवेट संस्था हो जो इलाज करती हो, वो रेप विक्टिम को एडमिट करने से मना नहीं कर सकती, उसकी आइडेंटिटी और उसका नाम जाहिर नहीं कर सकती। उसको इंटेरोगेशन के लिए एक महिला को पुलिस कभी भी नहीं बुला सकती, उसका एक समय सारणी होगा। एक औरत को एक पुलिस संध्या काल के बाद या सुबह होने से पहले अरेस्ट नहीं कर सकती, वो भी एक महिला ही आएंगी तो उन्हें अरेस्ट करेंगी। उनकी लिव इन रिलेशनशिप पूरी मंजूर है, उनको उसमें कोई प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। ऐसे कई सारे नए बिंदु आए हैं। इन नए बिंदुओं में ज्यादातर आप देखेंगे जो आज हमारे न्यायालयों में चेंजेस आ रहे हैं, वो पश्चिमी सामाजिक व्यवस्थाओं के हैं। चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न बालक की बात हो, लेकिन जो हमारे मूलभूत समस्याएं हैं, घरों में एक लड़की के ऊपर होने वाले दुराचार या असुरक्षा का वातावरण, अपने बच्ची को असुरक्षित रखना, उसको पैसे नहीं देना, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रखना, या उसका संरक्षण नहीं करना, या बाल विवाह, ऐसे बहुत से अभी भी दायित्व हैं जो हमें लगता है कि इनका भी पूरा ज्ञान हमारे अधिकारों की श्रेणी में आना ही चाहिए। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ये इतने बड़े प्रश्न नहीं है, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ हमारे समाज को, जब हम पश्चिम की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि पश्चिम में लेडीज ज्यादा पढ़ने जाती हैं, हमारे यहाँ कम पढ़ती हैं। पश्चिम में औरतें ज्यादा नौकरी करती हैं, हमारे यहाँ कम करती हैं। पश्चिम में महिला आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र है, हमारे यहाँ कम है। और इन आंकड़ों पर हम अपने आप को पिछड़ा मान लेते हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ हम उन आंकड़ों की का अध्ययन नहीं करते जब हम देखते हैं कि पश्चिम में वो महिला अपने घर में अपने वृद्ध जनों को नहीं रखती, उनके लिए वृद्धाश्रम है, तो उनका कोई समाज में आर्थिक अनुदान नहीं है। हमारी महिला अपने घर में ही वृद्ध जनों की सेवा करती हैं, उनका अपरोक्ष, जिसे हम कहें परोक्ष रूप से आर्थिक अनुदान ज्यादा है सामाजिक व्यवस्था में, हमें वो वृद्धाश्रम नहीं बनाने पड़ते। पश्चिम में 14-15 वर्ष की आयु का बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, अपनी कमाई करता है। हमारे यहाँ वो महिला उसकी कमाई होने तक या शादी होने तक उसे घर में रखती है, वो एक तरह का आर्थिक उसका अंशदान है। हमारे समाज में जो आर्थिक अंशदान है महिला का, वो कहीं ज्यादा है
पश्चिम की महिलाओं को लेकर। जहां तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल कॉलेजेस की शिक्षा भले ही कम हो, लेकिन हमारी जो इनहेरेंट नॉलेज सिस्टम की शिक्षा है, कोविड में हमने देखा हर किचन अपने आप में एक डिस्पेंसरी बन गई थी। वो डिस्पेंसरी इसीलिए बनी क्योंकि एक महिला को अपनी परंपराओं से लगता हुआ लगभग हर इलाज आता है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स के यहाँ उतने यहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहले 2-3 दिन तो कोई डॉक्टर के यहाँ ही नहीं जाता जब तक घरेलू इलाज से हम ठीक ना हो जाए। वो एक अलग अंशदान है, आर्थिक अंशदान है। तो हमें ये आंकड़े भी बनाने होंगे कि कैसे ये आर्थिक अंशदान हमारी महिलाओं के कारण समाज में बन रहा है, या वो जिस तरह से स्त्री धन इकट्ठा करती हैं, जिस तरह से हमारे पुरुषों को समाज में किसी से लोन लेने नहीं जाना पड़ता, बल्कि घर की ही स्थितियों में एक दूसरे के सौहार्द से वो आपस की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। उस सौहार्द को बनाने में जो महिला का योगदान होता है, जिस सौहार्द के कारण रिश्तेदार एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये ऐसे अनदेखे अनछुए पहलू है जो समाज को बड़ा पुष्ट बनाते हैं, सांस्कृतिक रूप से पुष्ट बनाते हैं। तो पहले तो हम पश्चिम की दृष्टि से अपने आप को देखना छोड़ें। जो हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो हमारी अपनी शक्ति है, उस शक्ति में यदि हम वुमन को, स्त्री को वो श्रेय देना शुरू करें, तो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति स्वयं बन के खड़ी हो जाएगी। उसमें हमें किसी से साम्य रखने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बच्चे को पालने से लेके विवाह के बाद तक उसके एक एक चरण में जो महिला का योगदान है, आप देखिए अर्बन सोसाइटीज में, नगर में हम एक महिला को देखते हैं, वो एक खाना बनाने वाला रखते हैं, घर में काम करने वाले रखते हैं, लेकिन आज भी 80% महिलाएं ये काम खुद करती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक अंशदान है। तो अंशदानों की यदि हम तुलना करें, तो पुरुष का अंशदान महिला की अंशदान की तुलना में 1/3 बैठता है। ये मौखिक नहीं है, पूरा सर्वे है इस पर कि कहां कहां महिला का आर्थिक अंशदान है और कहां कहां पुरुष का है। पुरुष का प्रत्यक्ष है, महिला का परोक्ष है। सिर्फ इतना ही भेद है। यदि हम उस परोक्ष को सम्मान देते हुए स्त्री को उसका जो अधिकार है वो स्वतः देने लगे, उसकी डिग्निटी की, उसकी अस्मिता की, उसकी पहचान की, उसको अपनी तरह से एक तरह से निर्णय लेने की जो हम स्थिति दें, तो शायद हमें अधिकारों की मांग करनी ही ना पड़े। पर अभी ये जो बातें हमने की हैं वो वृहत हिंदू समाज की हैं। हमारे ही समाज में मुस्लिम बहनें भी हैं, हमारे ही समाज में कुछ ऐसे भी परंपराओं को रखने वाली जनजातियां भी हैं जहां महिलाओं को बहुत ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। चाहे वो मैरिटल स्टेटस हो, क्योंकि वहां बहु विवाह का प्रचलन है, चाहे वहां पुनर्विवाह में जो प्रचलन है उसको देखा जाए, चाहे वहां शिक्षा हो, नौकरी हो, जो भी है। इस तरह के सारे प्रश्नों को देखते हुए ऐसा लगता है कि महिलाओं की स्थिति शायद हम वहां वापस नहीं पहुंचे हैं जहां हम थे। जो स्थिति पे हम थे, जिस पेडेस्टल पे हमें रखा गया, जिस पेडेस्टल पे हमारे ग्रंथों में नारियों ने जो निर्णय लिए और उन निर्णय से धर्म की स्थापनाएं हुई, हम आज अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। बहुत कम अवस्था में हमारी महिलाएं समाज में दिख रही हैं या पेडेस्टल्स पे दिखती हैं। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जब एक महिला को ये चुनना पड़ता है कि मैं परिवार को समर्पित हूं या अपने काम को या नौकरी को या देश को समर्पित हूं। उसको उतनी छूट से वो घर नहीं छोड़ सकती। तो उस पदस्थल पे आने तक यदि हम उसके सहयोग का जो क्वांटम है वो बढ़ा सकें, तो महिलाओं को राइट्स मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हम वापस उस प्रश्न पे आते हैं कि क्यों महिला अधिकार, क्यों नहीं मानव अधिकार, क्यों महिला अधिकारों की अलग से आवश्यकता है? इन कारणों से है। मैं कुछ प्रश्न आमंत्रित करना चाहूंगी और उसके बाद मैं उपसंहार पर आना चाहूंगी।
નમસ્તે, થેન્ક યુ વેરી મચ નિર્જા મેમ. અમે ને વિનંતી છે કે જેમને પણ હેન્ડ રેઇઝ કરવા હોય અને પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો પૂછી શકે છે. એમને ઓપન એક્સેસ આપો જેથી કરીને તેઓ આપણી સાથે સંવાદ સાધી શકે.